हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले वाला लेक्चर हमारा क्या था, सीड साइंस, उसमें हमने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी। सीड कैसे बना, सीड किसे कहते हैं, किस किस टर्म में सीड को डिफाइन किया गया, वो सारी चीज़ें हमने बताया। सीड के प्रकार बताया, कितने टाइप के सीड होते हैं, उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कौन बनाता है, हर सीड के कैरेक्टर के बारे में हमने आपको बताया था। तो आज का उसी का दूसरा पार्ट है, तो इसमें भी हम देखेंगे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए, जो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाली बटन जरूर दबाया करें और लास्ट में कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। इतना आपका बनता है, इतना आपको करना चाहिए। और चलिए इस सेशन को स्टार्ट किया जाता है। मैंने जैसे बोला कि सीड का पहला सेशन कंप्लीट हो गया था, मैंने सारी चीज़ें उसमें एक एक चीज़ें बता दी थी। दूसरा सेशन आज लेके आया हूँ। और जो यूजी की तैयारी करना चाह रहे हैं, बीएचयू की तैयारी करना चाह रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन भी बैचेज स्टार्ट हो गई हैं और ऑफलाइन भी। तो एक एक करके सारी चीज़ें आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप संपर्क करिए और उस पर मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, तो सारा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का जो सेशन है सीड साइंस का दूसरा पार्ट क्या है, बीजों का वर्गीकरण। जो बीजों का वर्गीकरण किया गया था किस किस बेस पे किया गया है, अंकुरण के आधार पर। ठीक है, किसके बेस पे किया गया है, अंकुरण के आधार पर। दूसरा किस बेस पे किया गया है, भंडारण क्षमता के आधार पर। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन खूब बनता है भैया। ठीक है, तो यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए जैसे मैंने क्या बोला, अंकुरण के आधार पर। अंकुरण दो प्रकार के होते हैं, एक इपीजियल होता है, दूसरा क्या होता है, हाइपोजियल होता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। भंडारण की क्षमता के हिसाब से सीड दो टाइप के होते हैं, रूढ़िवादी सीड या अरूढ़िवादी सीड, या इसी को अडियल सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अडियल सीड। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स सीड या रिकल्सिव ट्रेंड सीड बोलते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं, इपीजियल क्या होता है, हाइपोजियल क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो भैया ये सब चीजें आपको करना है, जैसे कि एक एक चीजें आपको समझ में आ जाए। आप कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठिए, जो चीज अच्छी लगे उसको लिखते चलिए। चलिए देखते हैं इपीजियल जर्मिनेशन किसे कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस फिगर के माध्यम से कुछ चीजें आप समझ रहे होंगे। क्या समझ रहे हैं, चलिए चर्चा करते हैं। जैसे देखिए एक सीड है, क्या है, एक सीड है। उस सीड को हमने क्या किया, सोइंग किया। सोइंग करने के बाद लगभग एक हफ्ते के आसपास वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। तो दूसरी स्टेज क्या आती, सीड की ऐसी आती, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसी कंडीशन बनती है, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। कैसे होता है इसके बारे में समझिएगा। जैसे मैंने आपको क्या कहा, सीड के पार्ट होते हैं। सीड के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। एक सबसे ऊपर वाली जो रक्षा करती है, इसको क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। मैंने पहले बता दिया। सीड के अंदर दो चीज और पाई जाती है, एक एम्ब्रियो पाई जाती है, ठीक है, और एक इंडोस्पर्म या कोटिलीडन पाई जाती है। ये सीड कोट क्या करता है, बीज की सुरक्षा करता है या एम्ब्रियो की सुरक्षा करता है। और एम्ब्रियो क्या करता है, जो ये एम्ब्रियो है ये नए प्लांट का डेवलपमेंट करता है। इंडोस्पर्म और कोटिलीडन का काम क्या होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसको, एम्ब्रियो को। बात समझ गए होंगे। ठीक है, यहां पे जो जर्मिनेशन की बात आती है तो यहां पे दो बात होती है। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं। एक स्लाइड खाली रखे थे आपको समझाने के लिए। मैंने क्या कहा कि तीन पार्ट पाए जाते हैं, किसके, आपके सीड के। ठीक है, ऐसे करके होता है। इसके ऊपर एक सीड कोट होता है। ठीक है, क्या कर लो इसको, सीड कोट। इस पार्ट को क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इंडोस्पर्म, ठीक है, या कोटिलीडन। ठीक है, ये दोनों का काम क्या होता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। इंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट में, एक बीजपत्री में। कोटिलीडन किसमें पाया जाता है, डाइकॉट में। ठीक है, मतलब दो बीजपत्री सीड में। ठीक है, हम बात करेंगे इस एम्ब्रियो का।
जो एक किनारे वाला भाग है। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब आप कहोगे कैसे हम जानेंगे कि ऊपर वाला कौन है नीचे वाला कौन सा है? तो इसके बीचों बीच ना एक लाइन पाई जाती है, ठीक है। वही लाइन क्या करता है, एम्ब्रियो को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, बांट देता है, ठीक है। तो जो ये लाइन है इसको क्या कहेंगे, मेन एक्सिस लाइन कहते हैं, टाइगेलम लाइन कहते हैं, ठीक है। टाइगेलम बोलते हैं या मेन एक्सिस लाइन बोलते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा क्या, टाइगेलम या मेन एक्सिस लाइन, मेन एक्सिस लाइन, ठीक है। यही मेन एक्सिस लाइन क्या करता है, एम्ब्रियो को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। लिखते चलिएगा ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। यही हाइपोकोटाइल इपिकोटाइल क्या करता है, रूट एंड शूट का डेवलपमेंट करता। कैसे, जो इपिकोटाइल होता है यहां पे क्या बनता है या क्या डेवलप होता है, प्लूमूल। क्या होता है, प्लूमूल, जिसको पुलांकुर बोलते हैं। ये हाइपोकोटाइल किसका डेवलपमेंट करता है या किस चीज का यहां पे डेवलपमेंट होता है, किसका डेवलपमेंट होता है, आप लिख लीजिएगा रेडिकल। किसका होता है, रेडिकल, ठीक है। रेडिकल क्या करता है, रूट का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। और प्लूमूल किसका डेवलपमेंट करता है, स्टेम का डेवलपमेंट करता है। स्टेम मतलब तना और रूट मतलब जानते होंगे क्या, जड़। ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा। एक एम्ब्रियो होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। ऊपरी पार्ट को क्या कहते हैं, इपिकोटाइल, निचले पार्ट को क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। बीच में एक लाइन होती है, उस लाइन को क्या कहते हैं, टाइगेलम या मेन एक्सिस लाइन कहते हैं, ठीक है। यही टाइगेलम क्या करता है, एम्ब्रियो को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। देखिए अब यही एम्ब्रियो क्या करता है, नए प्लांट का डेवलपमेंट करता है या नया प्लांट बनाता है, ठीक है। अब नए प्लांट में शुरुआत में क्या बनेगा, ठीक है, एक रूट बनेगा और ऊपर से क्या बनेगा, सूट बनेगा। क्या बनेगा, सूट बनेगा। बात समझना। तो सूट कहां बन रहा है, ऊपर। ऊपर क्या पाया जा रहा है, इपिकोटाइल, ठीक है। नीचे क्या पाया जा रहा है, हाइपोकोटाइल। नीचे क्या बन रहा है, रूट। तो कहने का मतलब, ठीक है, अब समझिएगा, कहने का मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं, अब समझिएगा। तो देखिएगा मैंने क्या बोला था कि उस जो यहां पे ये क्या है, एम्ब्रियो है। नीचे क्या पाया जा रहा है, हाइपोकोटाइल। ऊपर क्या पाया जा रहा है, इपिकोटाइल। जैसे हम बात करेंगे अगर इपीजियल जर्मिनेशन किसमें, इपीजियल जर्मिनेशन किसमें होता है या इपीजियल जर्मिनेशन किसमें होता है, तो देखिए जब हाइपोकोटाइल अधिक विकास करेगा, नीचे वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है जब ये अधिक विकास करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये सॉइल सरफेस है, यहां पे सीड की सोइंग कर दिए हैं। अब सीड की सोइंग कितने गहराई पे करते हैं, लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर पे करेंगे कि नहीं। अब नीचे क्या होगा, ये हार्ड लेयर होती है, होती है नहीं भाई। जुताई ऑन एवरेज कितना करते हो, 10 से 15 सेंटीमीटर करते हो। जब इसका हाइपोकोटाइल डेवलप्ड होता है, विकास करता है, ठीक है, ज्यादा विकास करेगा, ये क्या करेगा, ऊपरी भाग के, सीड के ऊपरी भाग को धक्का मार के ऊपर कर देगा। क्या कर देगा, ऊपर कर देगा। तो कहने का मतलब जो उसका कॉटिलीडन होता है, बात समझना, जो सीड का कॉटिलीडन होता है वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन। कहने का मतलब जिसका कॉटिलीडन ऊपर आ जाए या जमीन के ऊपर आ जाए उसको क्या कहते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। तो इपीजियल जर्मिनेशन क्यों होता है, क्योंकि उसका निचला भाग, सीड का निचला भाग, जिसको क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल अधिक विकसित करेगा, ठीक है। हाइपोकोटाइल अधिक विकसित करेगा तो उसका कॉटिलीडन ऊपर आएगा मतलब इपीजियल। बात समझ गए कि नहीं। अगर बात आएगी कि इपीजियल जर्मिनेशन किसमें होता है तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। ईपी मतलब क्या हुआ, जमीन से ऊपर आ गया। क्या हुआ, जमीन से ऊपर आ गया। तो एक चीज देखिएगा, तो यहां पे जमीन से ऊपर आया कि नहीं, ये आपका जमीन है तो इसका कॉटिलीडन देखिए ऊपर आ गया कि नहीं। तो यही चीज होता है। तो आपसे बहुत ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा क्या कि इपीजियल जर्मिनेशन में किसका जर्मिनेशन ज्यादा होता है या कौन ज्यादा विकसित होता है, इपिकोटाइल के हाइपोकोटाइल। भैया नीचे वाला भाग ज्यादा डेवलप्ड होता है, जब डेवलप्ड होगा ऊपर वाले धक्का मार के आगे कर देगा, ठीक है। जैसे अभी देखिए कभी कभी होता है पृथ्वी फट जाती है, ठीक है। क्यों फट जाती है, उसके अंदर कुछ बढ़ता है,
ठीक है, उसके अंदर कुछ बढ़ेगा तो क्या दरारें फट जाती हैं, ठीक। तो बाद में वो दिखता है, जैसे आप मिट्टी उट्टी हटा के देखे होंगे खेत के मतलब जहां पे सीड की सोइंग करते हैं तो कुछ ऐसा होता है, मिट्टी ऐसे करके क्या होगा, ऐसे खुलेगी तो अंदर से प्लांट निकलता है, वही चीज होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ जिसका हाइपोकोटाइल ज्यादा विकसित होगा वहां पे इपीजियल जर्मिनेशन होगा। आप समझ गए होंगे जितनी चीजें हम बताना चाह रहे हैं। अब यही पूछा जाता है कि इपीजियल जर्मिनेशन होता किसमें है, ठीक है। इपीजियल जर्मिनेशन किसमें होता है, आप देख लीजिएगा, मूंगफली में होता है, खरीफ की दलहनी फसलों में होता है, और राजमा में होता है, कपास में, सूरजमुखी में, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, देखिए जितने खरीफ सीजन की पल्सेज होती हैं, किसकी, खरीफ सीजन की पल्सेज होती हैं, सब में क्या होता है, इपीजियल होता है, ठीक है। क्या होता है, इपीजियल होता है। बात समझना, क्या होता है, इपीजियल होता है। लेकिन अरहर को छोड़कर, अरहर को छोड़कर, पिजन पी को छोड़कर इसमें क्या होता है, हाइपोजियल होता है। क्या होता है, हाइपोजियल। यही चीज आप ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि रबी खरीफ सीजन की दलहनी फसलों में कौन सा जर्मिनेशन होता है, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, इपीजियल होता है। लेकिन अरहर को छोड़कर, अरहर में क्या होता है, हाइपोजियल होता है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो बात अब करेंगे हाइपोजियल। देखिए जब हाइपोजियल की बात होगी तो वही चीज फिर होगा, सीड के दो पार्ट होते हैं, एक इपिकोटाइल एक हाइपोकोटाइल। वहां पे हाइपोकोटाइल अधिक विकास किया था तो ये बाहर आ गया था। अब यहां पे क्या होगा, इसका इपिकोटाइल ज्यादा विकसित होगा, ऊपर वाला भाग, एम्ब्रियो के ऊपरी भाग ज्यादा विकसित होंगे। जब ये ऊपर वाला ज्यादा विकसित होगा ना तो नीचे वाले धक्का मार के क्या कर देगा, नीचे और कर देगा, तो उसका कोटिलीडन जमीन के ऊपर आ ही नहीं पाएगा, वो जमीन के अंदर ही रहेगा। तो यही क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। बस आपसे यही पूछा जाएगा कि हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या ज्यादा विकसित होता है, क्या कहोगे, ऊपरी भाग मतलब इपिकोटाइल अधिक विकसित होता है। तो आप देख रहे होंगे इसका इपिकोटाइल क्या हो रहा है, जमीन के ऊपर ज्यादा विकसित हो रहा है कि नहीं। अब जमीन के ऊपर ज्यादा विकसित हो रहा है तो निचला भाग क्या कर रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहेंगे। तो सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात आएगी अगर, तो हाइपोजियल जर्मिनेशन किसमें होता है, होता है मोस्टली रबी सीजन के पल्सेज में। किसमें, रबी सीजन की पल्सेज, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, तो इसमें क्या होता है आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। लेकिन राजमा को छोड़कर, क्या, राजमा को छोड़कर, राजमा में क्या होता है आपका इपीजियल जर्मिनेशन होता है। मतलब रबी सीजन में कौन सा जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल होता है, ठीक है। लेकिन राजमा को छोड़कर, राजमा में क्या होता है, इपीजियल जर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो सारी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए जो खरीफ सीजन की पल्सेस थी उसमें क्या हुआ था, इपीजियल, किसको छोड़कर, अरहर को। अब यही बात करेंगे रबी सीजन के पल्सेस में। रबी सीजन के पल्सेस में क्या हो रही है, हाइपोजियल, लेकिन राजमा को छोड़कर, राजमा में क्या होगा आपका, इपीजियल होगा। तो सारी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए जितनी सीरियल क्रॉप है, खाद्यान्न वाली फसल है, सब में क्या होती हैं आपके हाइपोजियल जर्मिनेशन। जैसे बात आ जाए मक्का की, बात आ जाए गेहूं की, बात आ जाए धान की, तो ज्वार बाजरा की, इस सब में क्या होगी आपकी हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भैया इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो एक दो क्वेश्चन और बनता है, लिख लीजिएगा। जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो सीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पे मैंने क्या बताया था, कोटिलीडन एंडोस्पर्म, किसके सीड में, ठीक है, सीड में क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म। तो एक क्वेश्चन बनता है, किसके एंडोस्पर्म में सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्टार्च। तो कोकोनट आप जानते होंगे, कोकोनट क्या होता है आप जानते हो, जो नारियल होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोकोनट बोलते हैं। तो कोकोनट के स्टार्च में मैक्सिमम क्या पाया जाता है, मैक्सिमम स्टार्च पाया जाता, फैट पाया जाता है, सॉरी क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। तो यहीं पे फिर से चर्चा कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बनता है कि जैसे आप जानते हो एक एंडोस्पर्म होता है, एक कोटिलीडन होता है कि नहीं। तो एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है, एक बीजपत्री मतलब मोनोकाट में, और दो बीजपत्री में क्या पाया जाता है, डाइकाट में।
कॉटिलीडन। तो एक कोकोनट आप नाम सुने होंगे, क्या? कोकोनट। तो कोकोनट क्या होता है? एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में क्या पाया जाता है? एंडोस्पर्म। तो पूछा जाता है किसके एंडोस्पर्म में सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है? तो किसके एंडोस्पर्म में सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है? कोकोनट के एंडोस्पर्म में सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है। ये चीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सीड किसको कहते हैं, कि सबसे छोटा सीड किसको कहेंगे? आप लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और पूछा जाता है सबसे हैवी सीड किसको कहेंगे, सबसे भारी सीड किसको कहेंगे? ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा। सबसे भारी सीड आप लिख लीजिए, किसको कहते हैं? डबल कोकोनट को कहेंगे। क्या कहेंगे? डबल कोकोनट को कहते हैं। ये सब चीजें आप याद रखिएगा। डबल कोकोनट को और क्या कहते हैं? लोडोसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लोडोसिया, ठीक है। लोडोसिया को हिंदी में क्या कहेंगे? डबल कोकोनट, ठीक है। इसका सीड लगभग 6 केजी का होता है। कितने का होता है? 6 केजी का होता है। सीड कहां पाया जाता है? फल के अंदर। इसके फल का वजन कितना होता है? लगभग 18 केजी का होता है। कितना होता है? 18 केजी का। सबसे हैवी सीड किसका होता है? लोडोसिया या डबल कोकोनट का। कितना होता है? 6 केजी। उसका फल कितना होता है? 18 केजी का होता है। सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सीड किसका होता है? ऑर्किड का होता है। किसका होता है? ऑर्किड का होता है। सबसे छोटा, एकदम नग्ड होता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? नग्ड सीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नग्ड सीड भी कहते हैं। ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट सीड और सबसे हैवी सीड आपको समझ में आ गया होगा। जो ऑर्किड होता है ना, क्या ऑर्किड होता है, उसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्या? जो ऑर्किड होता है उसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। जब एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा तो उसकी खेती कैसे होगी? क्योंकि आप जानते हो नया प्लांट कौन डेवलप करता है? एंडोस्पर्म करता है, क्योंकि एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल उसी में होता है। स्टेम और रूट वहीं से डेवलप होगा। लेकिन ऑर्किड के सीड में ना एंडोस्पर्म पाया ही नहीं जाएगा। तो कहोगे सर जी इसकी खेती कैसे होती है? इसकी खेती कैसे करते हैं? इसकी खेती करते हैं टिश्यू मेथड से, ठीक है। टिश्यू मेथड से करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बनता है। तो भैया एक एक करके सारी चीजें आप समझ जाइएगा। तो अब कहोगे कि टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू मेथड क्या होता है? तो प्लांट टिश्यू मेथड भैया ये सब चीजें थोड़ा समय लेगी, हमें आज नहीं बताएंगे। लेकिन ये होता है उसका कोई एक पार्ट ले लेते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं, जो कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सारा न्यूट्रिएंट उसमें होता है। उस पार्ट को उसमें डाल देते हैं सोल्यूशन में, वो नया प्लांट बना देता है। तो प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है और लीफ भी हो सकता है। जरा सा पार्ट लेके उस सोल्यूशन में डाल देंगे, ठीक है। तो इतना आप याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा सीड, सबसे हैवी सीड, सबसे स्मॉलेस्ट सीड, किसके एंडोस्पर्म में मैक्सिमम फैट पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे ऑर्थोडेक्स सीड की। तो जैसे मैंने वर्गीकरण की बात किया, तो जमाव के बेस पे मैंने दोनों आपको बता दिया। अब भंडारण के बेस पे 2 सीड होते हैं, एक ऑर्थोडेक्स होते हैं, एक रिकल्सिट्रेंट सीड होते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? रूढ़वादी सीड कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं? अडियल सीड कहते हैं या अरूढ़वादी सीड कहते हैं। अब देखिएगा, ऑर्थोडेक्स सीड वो सीड होते हैं जिनको कम नमी पर भी स्टोर किया जा सकता है, या कम नमी पर उसको स्टोर कर रहे हो, उसकी वायबिलिटी बनी हुई है। बात समझना, कहने का मतलब नमी की प्रतिशत कम हुई स्टोरेज के टाइम पे सीड में, तो उसकी वायबिलिटी खो नहीं गई, उसकी वायबिलिटी बनी है, बीज सुसुप्तावस्था में चला गया है। बात समझना कि नहीं? ऐसे सीड जिसको लगभग 5% नमी पर हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, भंडारित करते हैं, और उसकी वायबिलिटी बनी रहती है और सीड डॉर्मेंसी कंडीशन, सुसुप्तावस्था में रहता है। ऐसे सीड को क्या कहते हैं? ऑर्थोडेक्स सीड कहते हैं। समझ गए? तो ऐसे सीड कौन कौन होते हैं? सभी अनाज वाली, ठीक है, चारे वाली, दलहनी वाली, तिलहनी वाली, ये सब सीड क्या होते हैं? ऑर्थोडेक्स सीड होते हैं। कहने का मतलब इनको 5% नमी तक पर भी हम क्या करते हैं? स्टोर कर सकते हैं और उसकी वायबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? रिकल्सिट्रेंट सीड।
ऐसे सीड जिनमें नमी प्रतिशत कम होने पर अगर आप उसको स्टोर करोगे तो उसकी वायबिलिटी चली जाएगी। वहां पे नमी परसेंटेज कम करने पर भी उसकी वायबिलिटी गई नहीं थी, उसकी जीवन क्षमता गई नहीं थी, जीवन क्षमता बची थी। यहां पे क्या, नमी कम करोगे सीड में तो क्या होगा, नॉन वाइबल कंडीशन में हो जाएगा, मतलब मृत हो जाएगा, अपनी वायबिलिटी खो देगा। बात समझ गए? तो यही चीज क्या कहलाती है, रिकल्सिट्रेंट सीड कहलाती हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपके फ्रूट क्रॉप हुए, आम का सीड देखो, खाने के 20 दिन बाद 1 महीने के आसपास वो जर्मिनेट होने लगता है नहीं। आप अपने घर के आगे पीछे देखो, जब आम के सीजन में बहुत सारे आम के छोटे छोटे प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप उसको खा के घर के पीछे फेंके थे, उसमें मॉइस्चर था कि नहीं, उसमें नमी ज्यादा था कि नहीं था, और वो क्या किया, जर्मिनेट कर दिया। लेकिन अब वही गेहूं का सीड ले लो, अब हार्वेस्टिंग के टाइम अगर उसको फिर से ब्रॉडकास्टिंग कर दोगे, वो जर्मिनेट करेगा नहीं करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंट है। ऐसा सीड जिनमें नमी का प्रतिशत कम करने पर उसकी वायबिलिटी चली जाए या कम नमी पर उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, रिकल्सिट्रेंट सीड कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा सीड जिनमें 14 से 30% से कम नमी करने पर उसकी वायबिलिटी चली जाती है, ऐसे सीड को क्या कहते हैं, रिकल्सिट्रेंट सीड कहते हैं। आप उदाहरण के तौर पर लिख लीजिएगा, फ्रूट क्रॉप और फॉरेस्ट क्रॉप दोनों के सीड क्या होते हैं, रिकल्सिट्रेंट सीड होते हैं। कहने का मतलब इसकी वायबिलिटी तभी तक रहेगी जब तक उसमें मॉइस्चर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर पे इसकी वायबिलिटी बनी रहेगी। अगर मॉइस्चर परसेंटेज कम कर दोगे, अगर 14 से कम हो गया तो समझ लो कि ये डेड हो जाएगा, मतलब जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और नया प्लांट नहीं तैयार कर पाएगा। ये 2 चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। वायबिलिटी की बात आई है तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वायबिलिटी बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी बनता है कि जैसे कि आप वायबिलिटी होती क्या है। वायबिलिटी होने का मतलब आप समझते होंगे कि बीज के अंदर, ठीक है, बीज के अंदर जीवन क्षमता हो, मतलब जीवन जीने की क्षमता है। अगर कोई सीड है, अगर वो नया प्लांट बना दे रहा है, नया प्लांट जर्मिनेट कर दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी वायबिलिटी कहलाएगी। समझ गए? तो अब सीड वायबिलिटी जो आप सोच रहे हैं या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सीड वायबिलिटी आप लिख लीजिएगा। सीड वायबिलिटी मेजर्ड कैसे करते हैं, सीड वायबिलिटी ज्ञात कैसे करते हैं, टेट्राजोलियम टेस्ट से, टीजे टेस्ट भी इसको बोलते हैं, लिख लीजिएगा। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन हम एक ही बताएंगे, क्या, टेट्राजोलियम टेस्ट, ठीक है, टीजे टेस्ट। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, 2,3,4 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम, ठीक है, टेट्राजोलियम, ठीक है। कहीं कहीं आपको क्लोराइड भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको ब्रोमाइड भी मिलेगा, दोनों लिख लीजिएगा। 2,3,4 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों मिलता है, ठीक है। या तो क्लोराइड मिलेगा या तो ब्रोमाइड मिलेगा, इसका फुल फॉर्म हो गया। ये जो टीजे वाला केमिकल है किस फॉर्म में होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। पाउडर के फॉर्म में हुआ तो हम क्या करेंगे, 1% का सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए केमिकल बन के तैयार हो गया, क्या, ठीक है, टेट्राजोलियम केमिकल बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीड सैंपल लेंगे। सीड सैंपल कैसे लिया जाता है, मान लीजिए सीड का ढेर लगा है 4 जगह, 4 स्थान से जहां पे सीड लगा है, ऊपर से, बगल से, इस साइड से, उस साइड से, 4 जगह हम सीड सैंपल लेते हैं। क्या लेते हैं, सीड सैंपल लेते हैं, ठीक है। अब सीड सैंपल में कितने सीड लेते हैं, रेप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, 4 रेप्लिकेशन लेते हैं। तो सीड सैंपल में 100 से 200 सीड लेते हैं और 4 बार लिए तो कितना हो जाएगा, 400 से 800 सीड हो जाएगा। इस 800 सीड को क्या करेंगे, स्वच्छ पानी में भिगो देंगे। कितने घंटे के लिए, 6 से 8 घंटे के लिए। पानी का तापमान कितना होना चाहिए,
30 डिग्री तापमान होना चाहिए। 6 से 8 घंटे जब भिगो दोगे तो जो एक सीड का सीड कोट होगा ये क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। जब लूज हो जाएगा तो पानी क्या होगा, इस सीड के अंदर एंट्री कर लेगा। इस सीड के अंदर है क्या, एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म या कोटिलीडन है। अब एम्ब्रियो क्या होता है, यही नया प्लांट बनाता है, वाइवल कंडीशन में हो जाएगा। तो भाई पानी पाने के बाद एम्ब्रियो किस कंडीशन में आ जाएगा, वाइवल कंडीशन में आ जाएगा। मतलब जीवन जीने की क्षमता उसकी क्या हो जाएगी, एकदम निकल आएगी। समझ गए कि नहीं। तो कहने का मतलब पानी अंदर गया तो वो वाइवल कंडीशन में हो गया क्या, उसका एम्ब्रियो। अब देखिएगा एक एक करके भैया लिखते जाना, अच्छा टॉपिक है, मजा आ जाता है। तो भैया अब हमने क्या किया, सीड को पानी में भिगो दिया। जब सीड को पानी में भिगोते हो तो क्या होता है, वाटर की एंट्री होती है। कहां, सीड के अंदर। ठीक है, सीड के अंदर एंट्री हुई तो कहां गई, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में क्या गया, H2O गया। ठीक है भाई, ऑक्सीजन भी जाता है, हाइड्रोजन भी जाता है कि नहीं। अब ऑक्सीजन जब पाएगा तो ये क्या करेगा, रिस्पायरेशन करेगा। क्या करेगा, रिस्पायरेशन करेगा। अब रिस्पायरेशन जब होगा तो उसको एनर्जी की भी जरूरत होगी। एनर्जी कहां से लेगा, उस एंडोस्पर्म और कोटिलीडन से लेगा। अगर एक बीजपत्री होगा तो एंडोस्पर्म पाया जाएगा, अगर 2 बीजपत्री होगा तो कोटिलीडन पाया जाएगा। तो वो एम्ब्रियो क्या किया, एनर्जी लिया। किससे लिया, एंडोस्पर्म या कोटिलीडन से। किस रूप में लिया, एटीपी के रूप में लिया। जब एटीपी के रूप में एनर्जी लेगा तो रिस्पायरेशन हो ही रहा है। तो यहीं पे एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लिख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। टेट्राजोलियम टेस्ट ये सब चल रहा है, प्रोसेस चल रहा ना। सीड को पानी में भिगोए हो, पानी में भिगोने के बाद क्या क्या हो रहा है वही मैंने बता रहा हूं। तो ठीक है, तो यहां पे एक एंजाइम काम करेगा। उस एंजाइम का नाम क्या है, मैंने अभी आपको बताया, बताइए। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अब यहां पे क्या गया था, H2O गया था। ओ रिस्पायरेशन के रूप में काम कर लिया गया। जो हाइड्रोजन बचा है ना, ये एंजाइम क्या करेगा, इसको रिलीज कर देगा। कहां से, सीड से बाहर कर देगा। कहेगा चलो तुम बाहर चलो। ठीक है, अब बाहर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन आ गया तो जो ये हम 400 से 800 सीड भिगोए थे, हम इस सीड को ऐसे तिरछा कट लगा देते हैं। ठीक है, कट क्यों लगाते हैं, जैसे कि उसका एम्ब्रियो दिखने लगे, खुल जाए। बात समझना। फिर हम 4 प्लेट लेते हैं। ठीक है, 4 प्लेट लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेट्री प्लेट्स लेते हैं। इस चारों प्लेट में हम 100 सीड रख देते हैं। क्या करते हैं, 100 सीड रख देते हैं एक प्लेट में। फिर वो जो टेट्राजोलियम टेस्ट हमारा तैयार हुआ था सॉल्यूशन 1% का, उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। किसके ऊपर, जो ये पेट्री प्लेट में सीड रखे हैं। ठीक है, अब सीड किस कंडीशन में था, इस कंडीशन में था। ठीक है, बाहर क्या आ गया है, H2 आ गया है। ठीक है, सीड के बाहर क्या आ गया, H2 आ गया है। अब जब यहां पे टेट्राजोलियम सॉल्यूशन इसमें पड़ेगा तो ये जो टेट्राजोलियम सॉल्यूशन डाले हो ना, ये क्या करेगा, H2 से मिलेगा, हाइड्रोजन से मिलेगा। तो हाइड्रोजन से मिलके कुछ ना कुछ बनाएगा ना, क्योंकि ये भी केमिकल है, हाइड्रोजन भी। दोनों आपस में क्या होगा, अभिक्रिया करेगा। बना क्या देता है, बनाता है, लिख लीजिएगा, फार्मा जोन बनाता है। क्या बनाता है, फार्मा, FORMAJZON, फार्माजोन बनाता है। तो फार्माजोन क्या है, एक कंपाउंड है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि टेट्राजोलियम टेस्ट में कौन सा एंजाइम काम करता है, तो आप क्या कहोगे, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या किया, हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, बाहर कर दिया। तो उसके ऊपर जब टेट्राजोलियम सॉल्यूशन पड़ा तो दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, क्या कंपाउंड बन रहा, फार्माजोन कंपाउंड बन रहा है। ये फार्माजोन कंपाउंड कैसा होता है, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो जो ये सीड बनी है ना, तो यही पूछा जाता है कि कौन कौन से सीड इसमें बनेंगे। अब हम एक एक आपको बताते हैं। भाई जो चारों पेट्री प्लेट्स में सीड डाले थे ना, तो उसमें 3 टाइप के सीड मिलेंगे। अब लिख लीजिएगा, एक रेड कलर का सीड मिलेगा। कैसा, रेड कलर का सीड मिलेगा। दूसरा
कलरलेस सीड मिलेगा। ठीक है, क्या कलरलेस सीड मिलेगा। तीसरा कैसे मिलेगा, एबनॉर्मल सीड मिलेगा। कैसे मिलेगा, एबनॉर्मल सीड मिलेगा। तो पूछा जाता है तो तीनों सीड कैसे होंगे, ठीक है, एबनॉर्मल सीड होंगे। बात समझे कि नहीं। तो देखिएगा जो रेड कलर का सीड होगा इसी सीड को क्या कहेंगे, बाइबल सीड कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइबल सीड। कहने का मतलब जितने भी सीड उसमें से रेड कलर के हो जाएंगे हम मानेंगे कि ये कैसा सीड है, बाइबल सीड है। मतलब इसकी जीवन क्षमता है, इसमें जीवन क्षमता अभी है, जीवित है। बात समझे कि नहीं। जो कलरलेस हो जाएगा हम मानेंगे कि नॉन बाइबल सीड है, मतलब मृत सीड है। और जो एबनॉर्मल कंडीशन में दिखेगा, कहने का मतलब कुछ लाल होगा, आधा लाल होगा, आधा कलरलेस होगा। अगर इस टाइप के सीड अगर दिख रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि ये भैया सीड अच्छा नहीं है। तो पूछा जाता है टेट्राजोलियम टेस्ट में बाइबल सीड का रंग क्या होता, रेड कलर का होता है। या टेट्राजोलियम टेस्ट में लास्ट कंपाउंड क्या बनता है, फार्माजोन बनता है। क्या बनता, फार्माजोन बनता है। ठीक है, देखिए जब पेट्री प्लेस में डाले थे ना, जब यहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटा रख देंगे अंधेरे में। जब इसमें टीजे सॉल्यूशन डालोगे ना, इसको 3 से 4 घंटे के लिए किसी अंधेरे में रख देंगे। अंधेरे में रखने के बाद क्या होगा, फिर हम स्वच्छ पानी से इसको बढ़िया से धो देंगे। तो जब धोगे ना तो यही 3 कलर का सीड हमें प्राप्त होगा, रेड कलर का, कलरलेस या एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब कुछ कलरलेस होगा और कुछ कलर्ड होगा। बात समझे कि नहीं, आधा सीड कलर्ड होगा, आधा सीड कलर्डलेस होगा। तो मैटर करता है ये 2 का। अगर रेड कलर है तो बाइबल, अगर कलरलेस है, कलर में कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा, बाइबल नहीं है, मतलब मृत सीड है। तो भैया आप टीजे वाला समझ गए होंगे। इसी वजह से टीजे टेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, बायोकेमिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। बायोकेमिकल क्यों क्योंकि आप जानते हो टेट्राजोलियम जो हम 2, 3, 4 वाला यूज किए वो क्या है, केमिकल है। बायो मतलब क्या, वहां पे एक एंजाइम भी काम किया था। उस एंजाइम का क्या नाम था, हाइड्रोजिनेज एंजाइम था। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था। तो दोनों मिलके क्या हो गए, बायोकेमिकल हो गए। तो टीजे टेस्ट को बायोकेमिकल टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब कहोगे कि टीजे टेस्ट लाया कौन था, तो कौन लाया था, लोकैन साहब ने लाया था। कौन लाया था, लोकैन साहब ने लाया था। ठीक है, आप लिख लीजिएगा लोकैन साहब। ठीक है, तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको बाइबिलिटी के बारे में सारी चीजें बता दी कि बाइबिलिटी होती क्या है। ठीक है, कैसे मेजर्ड करते हैं, बहुत पूछा जाता है। बीज की जीवन क्षमता किससे ज्ञात करते हैं, तो टीजे टेस्ट है। टीजे का मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे सीड डॉर्मेंसी की। ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। सीड डॉर्मेंसी क्या होता है, देख लीजिएगा। होता नहीं कि यार ये सुसुप्तावस्था में चला गया है, डॉर्मेंसी पीरियड में चला गया है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि फसल आपकी मैच्योर हुआ, मतलब सीड आपकी क्या हुई, सीड मैच्योर हो गया। अब एक समय ऐसा आता है सीड की सोइंग करते हो। ठीक है, सीड मैच्योर होने के बाद और बुआई से पहले कुछ समय के लिए सीड आप कहीं स्टोर कर देते हो। यही समय क्या करता है, यही समय क्या कहलाता है, सीड डॉर्मेंसी पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, सीड डॉर्मेंसी पीरियड। कहने का मतलब सीड इतने दिनों तक क्या होता है, डॉर्मेंस कंडीशन में होता है, डॉर्मेंसी कंडीशन में होता है, मतलब वाइबल कंडीशन में नहीं होता है। अब भैया सीड को डॉर्मेंट करने के कई तरीके हैं। एक तो यही है कि उसका सीड में मॉइस्चर की कमी कर दो। जब सीड में मॉइस्चर की कमी हो जाएगी ऑटोमेटिक उसका एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, डॉर्मेंट कंडीशन में हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, सीड डॉर्मेंसी पीरियड क्या होती है। तो कहने का मतलब यही कि बीज मैच्योर होने के बाद से लेके बुआई तक के समय को हम क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। तो सीड डॉर्मेंसी 3 टाइप के होते हैं, लिख लीजिएगा। पहला क्या होता है, इनेट डॉर्मेंसी। ठीक है, रिड्यूस्ड डॉर्मेंसी, रिड्यूस्ड, और इनफोर्स्ड डॉर्मेंसी।
ये 3 होते। इननेट डॉर्मेंसी क्या होता है? अगर मान लीजिए ये आपका सीड है, इसके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाए, आनुवांशिक दिक्कतें आ जाएं, उसकी वजह से आपका सीड नहीं जर्मिनेट कर रहा है, तो वो कौन सी डॉर्मेंसी कहलाएगी? इननेट डॉर्मेंसी कहलाएगी। रिड्यूस्ड डॉर्मेंसी क्या होती है? रिड्यूस्ड डॉर्मेंसी मतलब ये हो गया, अगर इन्वायरमेंट आप समझते हो ना, मतलब वातावरणीय घटनाएं कोई हो जाए, उसकी वजह से बीज ना जमा हो, तो वो डॉर्मेंसी में ही होगा। तो उस डॉर्मेंसी को क्या कहेंगे? रिड्यूस्ड डॉर्मेंसी कहेंगे। तो रिड्यूस्ड डॉर्मेंसी कैसे होती है? मान लीजिए किसी फसल को जर्मिनेट होने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, लेकिन किसी कारणवश तापमान 35 हो गया। अब 35 पे वो सीड जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे सीड डॉर्मेंसी पीरियड में है। तो कौन सी डॉर्मेंसी होगी? रिड्यूस्ड डॉर्मेंसी होगी, क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंटल फैक्टर काम कर रहा, इन्वायरमेंट काम कर रहा। ठीक है। एक होता है इनफोर्स्ड डॉर्मेंसी। क्या होती है इसके बारे में समझिएगा। कभी कभी किसान क्या करता है? डीप प्लेसमेंट कर देता है। डीप प्लेसमेंट क्या होता है? गहरी बुवाई कर देता है। मान लीजिए आपको 5 सेंटीमीटर की गहराई पे सोइंग करनी चाहिए थे, किसी कारण से आप 10 सेंटीमीटर पे सोइंग कर दिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर गहरी सोइंग कर दिए। अगर इतनी गहरे पे सोइंग कर दोगे तो जर्मिनेट कहां से करेगा? तो सीड आपकी किस कंडीशन में हो जाएगी? डॉर्मेंसी कंडीशन पे हो जाएगी। कहने का मतलब बीज की गहराई, बीज बोने की गहराई अगर आप बढ़ा दे रहे हो, अगर उसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो कौन सी डॉर्मेंसी कहलाएगी? इनफोर्स्ड डॉर्मेंसी कहलाएगी। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो एक एक करके हमने आपको सारी चीजें बता दी, और भैया बहुत क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, तो सारी चीजें हम बता दिए हैं। अब चलते हैं आगे। तो कुछ क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा। सीड कारपोरेशन, जिसको क्या बोलते हैं? एनएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएससी। ठीक, कब आया? 1963 में। सीड एक्ट कब आया? ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। सीड एक्ट कब आया? 1966 में। और सीड एक्ट स्टार्ट कब हुआ? इसको देख लीजिएगा। सीड लॉ भी पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, यही इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, एनएससी और सीड एक्ट बहुत पूछा जाता है। तो आपके लेवल से जितने क्वेश्चन बन सकते थे सीड साइंस में, मैंने उससे कहीं ज्यादा बताया है। ठीक है, और इतना अगर आप पढ़ लोगे तो सीड साइंस से आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। यूपी कैटेट बीएचयू में पक्का आपके सारे क्वेश्चन मिलेंगे अगर सीड साइंस से पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, इससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और अपने दोस्तों के बीच में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, वहाँ तक इसको शेयर करिए, जैसे कि वो भी इंजॉय करें इस वीडियो के साथ। और आप अपना प्यार सपोर्ट जैसे दे रहे हैं ऐसे देते रहिए, और आपके लिए हम कुछ ना कुछ करते रहें। तो लास्ट में एक बार फिर आपसे कहेंगे कि जाते जाते एक बार चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और लास्ट में स्टेटस ज़रूर लगाइएगा। कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर व्यक्त किया करिए, और लाइक वाली बटन जरूर लाइक कर दिया करिए, और जो सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।